मैंने यहाँ पर संख्याओं के वर्गीकरण को लेकर के चैप्टर स्टार्ट किया था। संख्याओं के उपयोग आप जानते हैं कि गणित की हर प्रक्रिया में होती है। कैलकुलेशन से लेकर के उनके कॉन्सेप्ट तक की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। कैलकुलेशन की विभिन्न अप्रोच को सीखने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पहले उनका जो बेसिक टर्म है, उनके जो फैक्ट्स हैं, उनको जानने की हमें खास रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जब तक जो उसका जो नेचर है नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसको अप्लाई करना हमारे लिए टफ होता है। क्योंकि हम सभी जो उपयोग तो करते हैं चीजों का, जैसे हमारे सामने कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, हम लोग उसका यूज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके जो डेप्थ को, उसके बेस को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये समझने का, ये समझाने का प्रयास मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको कर रहा हूं। कल से मैंने प्रयास किया है, आज भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। संख्याओं के वर्गीकरण को लेकर के मैंने डिस्कस किया था। मेनली पार्ट होता है नंबर सिस्टम का। मैं थोड़ा सा रिकैप पिछले क्लास से रिलेट कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उसी से संबंधित क्लास है। नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या प्रणाली कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे हर एक सिस्टम को समझने के लिए, हर एक भाषा को समझने के लिए किसी न किसी सिस्टम की आवश्यकता होती है, ऐसे गणित को भी समझने के लिए नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है, संख्या प्रणाली की आवश्यकता होती है। ये कुछ मुख्य संख्या प्रणाली हमारे पास है, जैसे कि हमने कल भी बताया था आपको। दशमलविक संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी जिसको कहते हैं, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। मैंने कहा था कि हम अपनी पूरी गणित में, हम ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं अगर गणित पढ़ी जाएगी तो वहां पर दशमलविक संख्या प्रणाली का ही उपयोग किया जाएगा, जो कि 0 से लेकर के 9, मतलब कुल मिला के 10 सिंबल पर आधारित होता है, 10 प्रतीकों पर आधारित होता है। इसीलिए इस तरह की किसी भी संख्या का जो आधार होता है वो 10 माना जाता है। ये बात मैंने आपको कल ही डिटेल कर दिया था। इसको समझाते हुए मैंने कहा, इनके अंतर्गत जितनी संख्याएं आएंगी जो हमें अलग अलग प्रकार से यूज करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, कैलकुलेशन में जिनसे हम रूबरू होते हैं, जिनका हमारा साथ इंटरेक्शन होता है, उन अगर संख्याओं के वर्गीकरण की बात करें तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना के कल आपको दिखाया था। ये पूरा एक अप्रोच है, ये पूरा एक मीडियम है संख्याओं के विभिन्न पहलुओं को समझने की। मैंने इस टेबल को कल भी बना के मेंशन किया था और आज भी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। तो मैं अभी भी आप सभी से कहूंगा कि आप ऐसे ही समझ लीजिए, जनरल एक डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कर ले। हमने कहा कि हम अपनी गणित के अंतर्गत जिन किसी भी संख्याओं का प्रयोग करेंगे, अगर उनके ओरिजिन, उनके मूल सोर्स की बात करें, तो उन सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यह सम्मिश्र संख्या, मैंने कहा कि संख्याएं जो भी हम उपयोग में लाते हैं गणित के अंतर्गत, उन सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जिसको वास्तविक संख्या और आभासी संख्या कहते हैं। मैंने कल इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। वास्तविक संख्याओं से ही हमारा पूरा पाला पड़ता है, इन्हीं से हमसे डिस्कशन करना होता है, इन्हीं के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इसको छोड़ करके हम लोग अपने इस मुख्य संख्या के अप्रोच पर आते हैं, जो कि 2 भागों में फिर बढ़ जाता है। परिमेय संख्या, जिसको हम कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं, उधर हम रैशनल नंबर को कैपिटल आर से मेंशन करते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों की डेफिनेशंस मैंने आपको प्रोवाइड की थी, दोनों के बारे में डिटेल दिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि परिमेय संख्या भी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भिन्न संख्या और दूसरा इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर का भी क्लासिफिकेशंस किया गया तो 3 भागों में इंटीजर बटा, शून्य, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और शून्य से शुरुआत अगर करें, मतलब शून्य से संख्याओं की काउंटिंग करना शुरू करें, तो यह संख्याएं होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, डब्ल्यू से मेंशन करते हैं। इधर हम लोग इंटीजर को या तो आई से करते हैं या तो जेड से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग अगर 1 से प्रारंभ करते हैं संख्याओं को, तो उसको नेचुरल अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर वह संख्याएं ली जाएं जो कि 1 और स्वयं से कटती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्याएं अपने और 1 के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटती है, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। इन्हीं पूर्णांक संख्याओं के 2 और अप्रोच होते हैं। एक तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कटती हैं, अर्थात जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सभी संख्याएं आपकी सम होती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः नहीं कटती हैं, जिनके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वह संख्याएं आपकी विषम संख्या, ऑड नंबर कहलाती हैं। अलग रखने का मतलब है इसलिए क्योंकि यह संख्याएं सम तथा विषम दोनों हो सकती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल की क्लास के माध्यम से। इतनी बातें सीखने के बाद मैंने आपसे एक डिस्कशन किया था कि कभी भी अगर मान लीजिए हमको एक संबंध स्थापित करना हो प्रत्येक संख्याओं का आपस में, तो हम लोग कैसे संबंधित कर पाते थे। जैसे मान लीजिए कभी कहना हो कि ये जो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि उसी वास्तविक का ही तो एक भाग है। लेकिन अगर कोई एक लाइन कह दे, क्या भैया क्या सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि
अगर कॉम्प्लेक्स है तो आपका दो भागों में बढ़ सकता है, आभासी और वास्तविक दोनों भागों में आ सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं, तो आप कहोगे नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही मैंने और भी बातें की थी, जैसे मैंने कहा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, आप मानोगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि पूर्ण में जीरो भी होता है, वो बढ़ जाता है। जब जो चीजें बढ़ जाती हैं वो नीचे को सभी सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जबकि नीचे वाला पूरी तरह से रिलेट करता है। अर्थात एक सीधा सीधा कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी भी संख्याएं हैं अपने ऊपर वाले का एक पार्ट होता है, उस सब के सब ऊपर वाले के एक पार्ट होते हैं। अर्थात अगर हम केवल वास्तविक से ही कंसीडर करें तो जितनी ये प्रकार की संख्याएं आपने लिखी है, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, ये सब की सब वास्तविक ही होती है। इसलिए नीचे वाले सब के सब ऊपर के पार्ट होते हैं, बट ऊपर वाले नीचे को संबंधित नहीं कर पाते। ये बातें मैंने आपको कल डिटेल से समझाई थी। अब इनको देखते हुए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट, एक छोटा सा जो है सेशन आपके लिए 10 से 15 शब्दों का सेशन। शब्द मतलब एक ऐसी रिलेशंस आप कह सकते हैं जो आप लोग किसी एक नंबर के बारे में देते हैं, उनको देख करके हमें डिसाइड करेंगे कि प्रत्येक नंबर क्या किसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के मैं एक छोटा सा यस नो का सेशन आपके साथ ऑर्गेनाइज करूंगा। आप सभी लोग अपने अपने डेडिकेशंस को इंप्रूव करें और मेरे साथ इस यस नो के सेशन में जुड़े। मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखूंगा, ये शब्द मेरे साथ ऑलरेडी पीडीएफ में होंगे, उनको देख करके आपको पहचान करनी है कि वो सही है कि गलत है, यस है कि नो है, ये आपको अपने से निर्धारित करना है। इसके पहले मैंने एक दो बातें और आपको बता दिया था। क्या बता दिया था? जो कि अभाज्य संख्याओं के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था, सम विषम के बारे में भी बताया था। लेकिन उन सबको देख करके हम कुछ डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ यहाँ पर करने जा रहे हैं। आप सभी लोग तैयार हों और उस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़िए। हम कुछ नंबर सिस्टम के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि वन लाइनर हैं, एक एक शब्द का उपयोग करेंगे हम लोग और उसको यस नो में आप एक दूसरे से पढ़ करके, मतलब शब्दों को पढ़ करके परिभाषित करिए और यस नो में हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए। और सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग प्रॉपर यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग और अब इन्वॉल्व रहिए सभी लोग, सबके कमेंट की उम्मीद रहेगी। सबसे पहला स्टेटमेंट मेरे सामने है, एक लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको कल भी बताया था, 0 एक सम संख्या है, यह सत्य है कि असत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है, यस है कि नो है। जो लोग बता सकते, मैंने आपको बताया था 0 एक सम संख्या है, मैंने कल इसके बारे में आप लोगों को बताया था, यस 0 एक सम संख्या है। सम संख्या की बात अगर हमने की थी तो हमने कहा था कि वह संख्याएं सम संख्याएं जिसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वह सभी संख्याएं सम संख्या है। अर्थात हम 0 को भी सम संख्या के अंतर्गत ला सकते हैं। जबकि अगर विषम की बात किया जाए तो विषम के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस किसी संख्या के अंत में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, वह संख्या विषम होती है। इसलिए 0 आने के बाद वह संख्या विषम नहीं हो सकती है। हम लोग 0 को एक सम संख्या के रूप में मान सकते हैं, उसको मानते भी हैं। इसके बारे में 2-3 फैक्ट मैंने और लिखवाया था। मैंने कहा था अगर कोई दो संख्याएं सम हैं, उनको जोड़ा जाए तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। कोई भी दो संख्या ले लीजिए जो सम है, 2 है, 4 है, जोड़ दीजिए 6 आएगा, 4 है, 8 है, जोड़ दीजिए 12 आएगा। किसी सम संख्या के साथ आप 0 को भी जोड़िए तो सम ही संख्या रहेगा। मतलब दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। आप 0 किसी सम संख्या के साथ जोड़िए, हमेशा सम संख्या आएगा। दो विषम संख्याओं का जोड़ भी हमेशा सम संख्या होता है। आप कोई भी दो विषम संख्याएं जोड़ दीजिए, 1 3 जुड़कर 4 हुआ, 3 5 जुड़कर 8 हुआ। दो विषम संख्याओं का भी जोड़ हमेशा एक सम संख्या होता है। जबकि अगर एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है तो जोड़ हमेशा एक विषम संख्या आता है। मैंने कल डिस्क्राइब किया था इस चीज को। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हम 0 को सम संख्या ले लें और विषम संख्या 5 ले ले, 5 में 0 जोड़ा, देखिए विषम संख्या आई। तो मतलब ये जो हमने लाइन लिखी है पूरी तरह से जस्टिफाइड भी है, यह एकदम से फिक्स है कि 0 एक सम संख्या होती है। आते हम लोग अगले शब्द में। अगला शब्द देखिए मेरे सामने एक लाइन आई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह सत्य है कि असत्य है। पाई के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि पाई क्या है। पाई एक, इन्हें लिखा है जो हमने यहाँ पर वर्ड पे लिख रखा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द पाई। पाई है क्या? पाई का उपयोग हम मूलतः दो तरह से करते हैं।
एक क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन में करते हैं, जहां पाई के मान को 22/7 माना जाता है, या हम इसका लगभग मान 3.14 लेते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर पाई का उपयोग कोण में, जब रेडियन के रूप में कोण का मेजरमेंट किया जाता है, तो पाई के लिए हम लोग 180 डिग्री लिखा करते हैं। पाई का मूल क्या हो जाता है? 180 डिग्री। अर्थात पाई फिक्स ही नहीं कि क्या है। मैंने जब परिमेय अपरिमेय डिफाइन किया था, तो मैंने कहा था वह कोई भी संख्या जिसके हर में शून्य ना हो, वह आपकी एक परिमेय संख्या है। अब अगर हमको कभी 22/7 दे दिया जाए, तो हम उसको एक परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इससे मतलब नहीं कि यह पाई है। अभी पाई तो एग्जैक्टली फिक्स नहीं, पाई के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, केवल अगर हमने कहा 22/7 है तो वह परिमेय है। अगर 3.14 है तो इसको भी हम 314/100 लिख सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय है। लेकिन अगर बात पाई की है, तो पाई तो निर्धारित ही नहीं है क्या, पाई के बारे में अभी कोई आइडिया ही नहीं है। पाई हम कोण की तरह ले रहे हैं कि पाई को हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में ले रहे हैं? अगर हम मेंसुरेशन में लेंगे तो 22/7 3.14, तो मतलब हमें अभी कोई जानकारी नहीं है कि हम कोण की तरह ले रहे हैं कि हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में ले रहे हैं। जब हमें इसका कोई आइडिया ही नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में कह ही नहीं सकते कि न्यूमेरिकली यूज किया जा रहा है कि एंगुलर यूज किया जा रहा है। इसलिए पाई को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। इसका मतलब जो उन्होंने शब्द लिखा है वो सत्य है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि ध्यान में रखिएगा कि पाई का जो मूल मान है, अगर कभी पाई को हम 22/7 की तरह लिखकर दिखाए हैं या कहीं पर 22/7 लिखा है, तो हम उस 22/7 को एक परिमेय संख्या कहेंगे। 3.14 लिखा है तो 3.14 को हम एक परिमेय संख्या कहेंगे। 180 डिग्री को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपको पता है एक लाइन 180 डिग्री होती है, कंप्लीट कोण 360 डिग्री होता है। अगर हम इसको ब्रेक कर दे तो 180/360 अर्थात यह एक तरह से 50% है, यह 1/2 है। अगर 1/2 लिखा है तो परिमेय है, लेकिन याद रखिएगा अगर केवल पाई लिखा है तो वह अपरिमेय है, इसको आप फिक्स कर लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि मान जो इसके होते हैं 22/7 3.14, ये सभी एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, तीसरा नंबर आपके सामने होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक शब्द पूछा वन लाइनर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या को हमने डिटेल्ड किया है, आपको समझाया है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपको वह संख्याओं के बारे में बताया गया जो संख्या स्वयं से तथा एक से कटती हैं। मैंने ये भी बताया था जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वही अभाज्य संख्या होती है। आप सभी के उत्तर देखिए लगातार आ रहा है 2। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादातर प्राइमरी बेसिस पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 1 2 3 4 ऐसे लिख देगा तो आप कहिएगा सर 2 होगा। क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। तो 2 फिक्स है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको लगा करके अगले शब्द अगली लाइन पर आ जाइएगा और लिखिएगा इसका कमेंट आप सब लोग अपने मोबाइल से, जिसको हमारे सामने डिस्प्ले कराइए कि वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य तथा सम संख्या दोनों होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी होती है, अर्थात 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी होती है। तो आप इसका भी उत्तर कितना लगाएंगे? 2। इनके अलावा मतलब 2 के अतिरिक्त कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप इसको समझिए और 2 को ही मानकर चलिए कि वही एक सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी होती है। आगे बढ़िए और प्लीज यस और नो में उत्तर देने की कोशिश करिए। अगला स्टेटमेंट बोर्ड पर है, लिखा गया है कि हमको आपके सभी के कमेंट चाहिए और सभी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सभी को यहाँ पर उत्तर देने की आवश्यकता है, ठीक है। सभी अपनी अपीयरेंस, सभी अपनी प्रेजेंस हमें दिखाएं, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करें, जो आपको आता है, जो आपको एक्सप्रेस करने की आपके पास एबिलिटी हो, आप जरूर एक्सप्लेन करिए। हमने लिखा सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। आप बताइए क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं? मैंने अभी बताया था कि वास्तविक कहां होता है? ऊपर, परिमेय उसके नीचे होता है, परिमेय और अपरिमेय। अगर कोई हमसे कहता है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है तो हम तो मान लेते हैं, लेकिन अगर इसने कहा सभी वास्तविक परिमेय है तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो वास्तविक होगा वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नो होगा, मतलब यहां पर हम लोग नो लगाएंगे। आप कहिए कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अगर कहीं लिखा होता है सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है तो उसको यस मानते, अदरवाइज नो माना जाएगा। आगे बढ़िएगा
अगली लाइन पर आइए, अगला वन लाइनर देखिएगा और बताइए, पढ़िए प्लीज। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। प्लीज जो लोग मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताना चाहे जरूर बताएं, क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं? बताइए, आप सभी लोग कमेंट करके हमें इसका उत्तर बताइए कि क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। अब अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो शुरुआत दो, मतलब अगर शून्य से शुरू करें तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से हमारी संख्याएं होंगी। इसने कहा सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। अगर यह लाइन लिखा होता है कि 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं तो यस होता, लेकिन इसने कहा सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं तो सभी सम में 2 भी शामिल है, जो 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे नो। ये हमारा गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर यहीं पर लिखा रहा होता एक्सेप्ट 2, मतलब 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी सम संख्याएं अब भाज्य संख्या होगी तो मान लिया जाता, लेकिन क्योंकि सम संख्या में 2 भी इंक्लूडेड होता है इसलिए हम इस समय इस लाइन को पूरी तरह से, इस शब्द को सिरे से खारिज कर देंगे। ये गलत है, सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं हो सकती हैं क्योंकि 2 भी शामिल होता है जो कि एक अभाज्य संख्या होती है। आगे बढ़िए, सभी विषम संख्याएं, आप प्लीज बताइए, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। अगर जो इसके बारे में बताएं क्या यह सत्य है। मैंने कल इसके बारे में डिस्कशन आप लोग के साथ किया था। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। मैंने 2 लाइन बताया था कल आपको। मैंने कहा अगर 2 को छोड़ दें तो सभी अभाज्य संख्या तो विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या, थोड़ा सा ऐसे नॉलेज लीजिए, हम लिखते हैं अभाज्य। अभाज्य की शुरुआत मैंने आपको बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह की संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। इसके बाद हमने लिखा आपके सामने विषम संख्या। विषम संख्या की शुरुआत कहां से होती? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे बढ़ते जाइए। अब आपने देखा कि इसने लिखा है कि अगर हम यहीं पर ये कहते कि 2 को हटा दो तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब की सब तो विषम होंगी, लेकिन क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। पहला तो 1 ही नहीं होगा क्योंकि 1 के बारे में मैंने बताया था। 9 देख लीजिए, ये आपका 3 से कट जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा। आगे 15 होगा, आगे 21 होगा। तो ऐसी संख्याएं जो कि किसी और से भी कट जाती हैं तो अभाज्य कैसे हो सकती हैं? इन्होंने जो लिखा है सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप कह लीजिए बिल्कुल नहीं होती हैं, ऐसा गलत शब्द है। सभी विषम तो अभाज्य नहीं होती। हाँ, 2 को छोड़ दें तो सभी अभाज्य विषम जरूर होते हैं। ये बात मैंने कल भी बताया था और यहाँ पर आज भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होप सो यह लाइन, यह शब्द, यह मीनिंग, इसका अर्थ आपको क्लियर हुआ होगा और सभी आप अपने को स्पष्ट रिलेट करके आगे बढ़ रहे हैं। इस लाइन के बारे में आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप रिस्पॉन्स करें, उत्तर देने की कोशिश करें कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। मैं सबसे आपके कमेंट की उम्मीद करूंगा, सबके रिस्पांस की उम्मीद करूंगा। आप सभी लोग यहां पर जल्द से जल्द इसका उत्तर देने की कोशिश करें। क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं क्या विषम होती हैं? मैं अभी इसी को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सभी अभाज्य, तो अभाज्य की शुरुआत तो एक सम संख्या से होती है। अभाज्य की शुरुआत 2 से होती है जो एक सम संख्या है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं एक विषम? हाँ, अगर यहीं पर लिखा होता कि 2 को छोड़ दें तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तो हम मान लेते, हम स्वीकार करते, बट इस समय हम सीधे इसको गलत कर देंगे और कहेंगे भैया गलत बात है। ठीक है, क्योंकि 2 भी विषम अभाज्य संख्याओं में शामिल होता है जो कि एक विषम संख्या नहीं होता है। तो यह लाइन सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं हम सिरे से खारिज कर रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, इसको गलत सिद्ध कर दे रहे हैं और अगली लाइन पर हम आगे बढ़ जा रहे हैं। आप प्लीज इसके बारे में सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जो लोग बता सकते हैं बताएं। अब आप समझने की कोशिश करो। हमने पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया था। पूर्ण संख्या में मैंने कहा था कि इसको हम W से पहले इंडिकेट करते हैं। शुरुआत इसकी 0 से, 1, 2, 3, मतलब 0 से प्रारंभ होकर जितनी संख्याएं धनात्मक में गिनी जा सकती हैं उन सभी को पूर्ण संख्या कहते हैं। बात प्राकृतिक की करें तो प्राकृतिक की शुरुआत 1 से होती है, 2, 3 सोआन इनफाइनाइट तक, इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो आपने देखा कि सभी प्राकृतिक जो कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, सभी पूर्ण जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। तो हमने देखा कि हमसे कोई कहेगा सभी प्राकृतिक पूर्ण होती हैं तो हम जरूर मान लेंगे क्योंकि ये जितनी हैं ये सब पूर्ण में भी तो हैं। बट क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक हैं? नो,
सभी पूर्ण प्राकृतिक है नहीं। लिखा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती हैं, तो आप तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए और इस शब्द को, इस लाइन को यस बना दें। मतलब यह सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। इस बात को आप मानकर चलिए और सिद्ध कर दिया, ये सत्य है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। आगे बढ़िए और आपके रिस्पॉन्स भी लगातार आ रहे हैं। ये देखिए बड़ा सही वर्ड और सही हम जानना चाहते थे इसके बारे में। ये लाइन आपके सामने है और आप सभी लोग कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है हमारे सामने। मैंने देखा कि लिखा है -√4 एक काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर होती है, एक आभासी संख्या होती है। मैंने कहा था कि एक वर्गमूल का सिंबल होता है। पहली चीज तो काल्पनिक संख्या को मैंने सिरे से नकारा था। हमने कहा था भाई काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या एक व्यवस्था है कैलकुलेशन का, जिसके अंतर्गत जब किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात करने जाते हैं तो वह संख्या काल्पनिक संख्या बन जाती है। एक्चुअली वह संख्या मूल रूप से काल्पनिक नहीं होती है। संख्या कोई भी मूल रूप से एक वास्तविक संख्या ही होती है, लेकिन जैसे ही उस ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात करने जाएंगे वह संख्या एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो काल्पनिक संख्या के लिए रूट के अंदर ऋणात्मक नंबर होना चाहिए, जबकि अगर इसकी बात किया जाए तो यहां पर रूट के अंदर एक धनात्मक संख्या है और ऋण जो है इसके बाहर लगाया गया है, इसलिए यह एक काल्पनिक संख्या नहीं है। हाँ, अगर ये लिखा होता इस तरह से -√4 तब तो यह श्योर काल्पनिक होता, लेकिन अभी की जो स्थिति है अगर इस प्रश्न की देखा जाए तो यहां पर ऋण√4 लिखा हुआ है, इसलिए यह एक वास्तविक संख्या है। तो इसको अगर इसने लिखा है कि -√4 एक काल्पनिक संख्या, तो इसने गलत लिखा है सीधा सीधा। ये जो शब्द हमको दे रहा है वो गलत दे रहा है और आप इसको एक्सेप्ट करिए कि गलत लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर कभी ऋण सिंबल पहले लगा दिया है, ऋण सिंबल पहले लगा दिया है और अंदर धनात्मक रखा है, तो वह संख्या एक काल्पनिक नहीं होगी। अगर वह ऋण अंदर लगाता तो वह स्पष्ट रूप से वह संख्या एक काल्पनिक संख्या बन जाती। और आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्लियर कर लिए होंगे। इस प्रोसेस को आपको कंफर्म होना हो चाहिए। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आता हूं मैं 11वें नंबर पर। 11 नंबर आपका देखिए अगला प्रश्न है मेरे सामने। एक वर्ड मैंने यहां पर आपके लिए नया दे दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक शब्द हमने कल डिस्कशन किया था, डिस्कस में लाया था कि आई क्या है। मैंने कहा था कभी जैसे मान लीजिए रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, जैसे -√4 है, तो एक साइंटिस्ट थे, मैंने कहा था उनका नाम है यूलर। उन्होंने कहा था एक शब्द आई के बारे में, आई की वैल्यू उन्होंने बताया था कि √-1 होती। इस तरह के किसी भी संख्या को हल करने के लिए जो यूलर थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस तरह के सिंबल को, इस तरह के नंबर्स को, इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक शब्द आयोटा प्रोवाइड किया, जिसका इनिशिएशन, जिसकी शुरुआत उन्होंने √-1 से किया कि आप किसी भी ऐसी संख्या जिसको नेगेटिव जो है और जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा रहा है, उसके लिए हम आई का उपयोग कर सकते हैं। आई को उन्होंने बताया कि √-1 होगा। किसने बताया? यूलर ने बताया। और जब कभी भी ऐसा हुआ तो हम आई का अगर हम वर्ग करेंगे, आई का हम वर्ग करेंगे तो √-1 का होल स्क्वायर होगा और √-1 का होल स्क्वायर रूट सिंपली हट जाएगा, केवल -1 आएगा। तो यहां पर जब भी कभी आई स्क्वायर पूछा जाए तो आप -1 बता दें, ये सही है। मैं इसके लिए 2-3 चीजें आपको समझा देता हूं। जैसे आई का मान हमेशा √-1 है। आई स्क्वायर आपसे पूछा गया तो इसका वर्ग कर दीजिए, -1 है। आई क्यूब अगर आपसे पूछा गया तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो -i होगा। आई की पावर 4 अगर आपसे पूछा गया तो -1 का वर्ग कर दीजिए +1। अब आई की पावर चाहे जितना लगा दें, इन 4 के अलावा कुछ आता भी नहीं, ये भी समझ लीजिएगा। अब अगर आप आई की पावर 5 लिखेंगे तो यह चला आएगा, फिर आई की पावर आप 6 लिखेंगे तो यह चला जाएगा, 7 लिखेंगे तो यह चला जाएगा, 8 लिखेंगे तो यह चला जाएगा। 4 के बाद यह साइक्लिसिटी अर्थात चक्रण रिपीट मतलब साइकिल बनाना शुरू कर देता है। मतलब आई की पावर अब ऐसे बढ़ाते रहिए। कोई कहे सर आई की पावर 15 क्या होगा, हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप इसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 होता है, 3 15, मतलब आई की पावर जो 3 होगा वही इसका मान होगा। इस तरह से अगर हमसे कोई भी पूछेगा तो हम जो भी पावर रहेगी उसको 4 से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा उसी को इस पे चेक कर लेंगे, वही उत्तर होगा। तो इस तरह के नंबर कभी भी आपको मिल सकते हैं और ऐसी परीक्षाओं में आजकल पूछे जाने लगे हैं। जैसा कि मैं डिस्कशन आपसे क्लास में करता रहता हूं, किस तरह से अब सिस्टम को बड़ा कर दिया गया है। बड़ा कर देने का मतलब चीजों को बढ़ाया जा रहा है कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से। तो हम भी अपनी उस प्रेजेंस को, हम अब भी टेक्निक को भी हम अब लोग इंप्रूव करने के, मतलब हमारी जो स्थिति है उसको भी बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
कम से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा कि मेहनत जितनी हम आपसे कहें उससे तनिक ज्यादा करने की सोचिए, जरूर सफल होंगे। मतलब जो आपके लिए डिजायर्ड हो उसको प्राप्त करने के लिए जितना सजेस्ट किया जाए उससे कहीं ज्यादा आप करने के लिए सोचिए, आप जरूर सफल होंगे, जरूर यह सफलता आपको दिलाएगी। 12वां नंबर देखिएगा, अगला प्रश्न, अगली लाइन हमारे सामने है। ये देखिए बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपसे समय मांगूंगा, और अगर समझ में आए तो आप हमें जरूर बताइएगा कि हाँ ये बातें हमको समझ में आई कि नहीं आई। मेरे पास ये 4 प्रकार के भिन्न दिए गए हैं और इसने कहा कि सभी की सभी परिमेय संख्या है। सभी की सभी परिमेय संख्या है। इस शब्द को, इस कॉम्बिनेशन को देखने के बाद हमें देखने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हम कह देंगे कि सभी परिमेय तो नहीं है। लेकिन ये सभी हैं क्या, इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। हम लोग जब बचपन से हम लोग को मैथ पढ़ाई जाती थी तो हमारे टीचर हमको कुछ इस प्रकार से इनको एक्सप्लेन करते थे। ये भिन्न के 4 पहलू हैं, जिन 4 पहलुओं को आपको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है और इनके बारे में अपने विचार को क्लियर करने की आवश्यकता है। जब भी हमारा कोई टीचर या हमारे अध्यापक, जिनको आज बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान देते हैं, जो टीचर जिनसे सीखे हैं, जिनसे पढ़े हैं, उनके लिए हमेशा श्रद्धा स्नेह बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। उनकी वजह से ही आपके सामने हम खड़े हैं। तो हमको जब कभी पढ़ाया जाता था इन चीजों के बारे में तो कहा जाता था कि अगर कोई संख्या, मेरी बात को समझिएगा, सबसे पहले मैं 1/1 की बात करता हूं। 1/1 का मतलब हमारे किसी अध्यापक ने या सभी अध्यापक ने हमको, जो गणित हमको पढ़ाते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर कोई संख्या अपने से ही डिवाइड होगी, अगर किसी भी संख्या को विभाजित करें और खुद से विभाजित करें तो मान हमेशा 1 आता है। चाहे वह 1/1 हो, 100/100, 1000/1000 हो, लाख/लाख हो, -5/-5 हो, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर विल प्रोवाइड्स यू 1 ऑलवेज। हमेशा आपको 1 देता है। यह आपके कोई भी मैथ के टीचर आपको यही लाइन बताएंगे। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो वह संख्या सदैव और सदैव 1 होती है, बात आप जानते हैं। तो 1/1 का अर्थ 1 हुआ। फिर एक लाइन हमको पढ़ाया गया 0/1। अब 0/1 के बारे में आप लिख सकते हैं क्या होगा। हमारे किसी सर ने हमको पढ़ाया कि डिवीजन है जो आप फेस कर रहे हैं, दिस इज डिवीजन। डिवीजन में किसी एक अंश का बंटवारा हर के माध्यम से किया जाता है। जैसे अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे 20 लोगों में बांटना है, तो 100/20 करूंगा, मतलब प्रत्येक को मैं 5-5 रुपए दूंगा। प्रत्येक को मैं 5-5 रुपए दूंगा, फिक्स है। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो अंश है, जो मूल राशि मेरे पास 0 है, और मैं बांट रहा हूं, 1 नहीं 1000 लोगों में बांटूं, तो मैं प्रत्येक को कितना दे सकता हूं। जब मेरे पास खुद ही 0 है तो मैं प्रत्येक को कितना दूंगा, 0 दूंगा। मतलब मेरे पास 0 ही है, मेरा बैलेंस, मेरा अंश, मेरा मूल 0 है, और मैं उसको 1 नहीं लाख कर लिख दूं, करोड़ लिख दूं, यक्स लिख दूं, पी लिख दूं, तो दिमाग में इस बात को सिद्ध कर दीजिए, लिख लीजिए कि 0 बटा कुछ भी, 0 बटा एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0, हमेशा वो 0 होता है। 0 बटा कुछ भी लिख दीजिए जीवन में तो हमेशा 0 ही आएगा। फिर एक लाइन आई मेरे सामने 1/0। अब किसी अध्यापक ने हमको ये बताया कि जब भी कोई एक मूल वैल्यू है उसको आप 0 लोगों में डिवाइड करना चाहेंगे, मान लीजिए मेरे पास करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 1 ही रुपया है, मैं उसको 0 लोगों में विभाजित करना चाहता हूं, क्योंकि नीचे देखिए क्या लिखा, 0। तो मैं प्रत्येक को, ध्यान से देखिएगा, आप पहली चीज तो कह रहे हैं मैं विभाजित कर रहा हूं, मैंने पूछा कितनों में विभाजित किए, तो कहें भैया मैंने 0 लोगों में विभाजित किया। वो ज्यादा बड़े मैथमेटिशियन थे, मतलब उनको देने की इच्छा ही नहीं थी, बांटने की मन ही नहीं था। उन्होंने कहा मैं प्रक्रिया में हूं, मैं बांट रहा हूं, लेकिन मैंने पूछा कितने लोगों में बांट रहे हो, तो कहें कि सर 0 लोगों में बांट रहा हूं। जब 0 लोगों में आप बांटेंगे तो कभी आपका पैसा खत्म होगा, जीवन में नहीं खत्म होगा, अनंत आ जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए हमेशा अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब हो गया, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये अनडिफाइंड है। अगर कभी भी आप कुछ भी बटा 0 कर दीजिए, इसलिए मैंने कल परिमेय संख्या के दौरान पढ़ाया था कि परिमेय संख्या वही है जिसके हर में कभी 0 ना हो। तो आपने देखिए 3 बातें सीखी हमारे द्वारा, क्या सीखी, और मैं भी एज ए टीचर आपको यही 3 बातें समझाया हूं। बाकी के बारे में आप खुद ही अनुमान लगाओगे, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। मैंने कहा कुछ भी अगर कुछ स्वयं से विभाजित हो तो हमेशा 1 आता है। कुछ भी, मैं शब्द जो बोल रहा हूं दिमाग में लिख लीजिए, कुछ भी अगर स्वयं से विभाजित हो 1 आता है। 0 को कभी किसी से विभाजित किया जाए तो 0 आता है, और किसी को भी अगर 0 से विभाजित किया जाए तो अनडिफाइंड अर्थात इनफिनाइट आता है। ये बातें आपके दिमाग में हैं। और इसके बाद आपसे मैंने पूछा व्हाट अबाउट 0/0। अब आप सभी लोग मुझे इसका उत्तर दीजिए, 0/0 क्या है।
जब आप इसका उत्तर देने जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? क्योंकि इतनी देर मैंने इतना बताया है आपको। क्या क्या बताया सुनिए। मैंने कहा कि अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से विभाजित करिए तो एक आएगा, यही बताया ना मैंने। तो आपके दिमाग में अरे सर तो बताए हैं कि वही संख्या वही से विभाजित हो रही, एक आना चाहिए। शून्य बटा शून्य है, आपने कहा है, मैंने अभी पढ़ाया आपको, आप उसी हिसाब से उत्तर देंगे जो मैंने पढ़ाया है। मैंने कहा कि कुछ भी से डिवाइड, मतलब उसी से डिवाइड हो तो एक आएगा। तो आपने कहा सर एक होगा। फिर किसी ने आपको कहा सर ने ये भी तो पढ़ाया है कि अगर ऊपर शून्य है नीचे कुछ भी है तो मान शून्य होना चाहिए। मैंने ऊपर का देखा नीचे का देखा ही नहीं, तो क्या आया? शून्य आया मेरे में। फिर आपको किसी ने कहा कि सर ने ये भी तो कहा है कि अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे शून्य हो तो अनडिफाइंड लिख दो। तीन बातें मैंने आपको बताई, तीनों इसमें अप्लाइड हैं। मैंने कहा था अगर सेम डिवाइडेड बाय सेम विल गिव्स यू वन। मैंने कहा था कि जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल गिव यू जीरो। मैंने कहा कि समथिंग इज डिवाइडेड बाय जीरो विल गिव यू इनफिनाइट। अब आप कंफ्यूज कि हम क्या लिखें, इन तीनों में से किसको माने? तीनों तो हमारे हिसाब से हैं, जो हमको पढ़ाया गया वही है। इस दौरान हम आपको जीरो बटा जीरो को अनसर्टेन बताते हैं। क्या बताते हैं? अनसर्टेन। हिंदी में इसको अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित अर्थात जब कभी भी कोई भिन्न जीरो बटा जीरो हो जाए, इन्फिनाइट अपान इन्फिनाइट हो जाए, वन अपान इन्फिनाइट हो जाए, इस तरह का फॉर्मेट अचीव कर ले जो ना तो डिफाइंड है ना अनडिफाइंड हो। मतलब हम इस बात को सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे कि यह परिभाषित होगा कि नहीं होगा। हम उस समय कहेंगे यह अनसर्टेन है, अनिश्चित है। अगर किसी ने 12th में मैथ पढ़ी है तो इसके एक अगर कैलकुलस में पढ़ा होगा तो आपने इसको हल करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया होगा, जिसके माध्यम से इसको सिद्ध कर पाते थे कि यह अनिश्चित है। मतलब उसको सॉल्व कर पाते थे, इवैल्यूएट कर पाते थे, अगर ऐसा फॉर्मेट मिलता था हम लोग को जब जीरो अपान जीरो आता था। तो हमने कहा कि यह तो ठीक है कि यह अनडिफाइंड है, मतलब मैं श्योर तो हूं ना अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं होगा, बट इसमें हम श्योर नहीं है। यह अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इसको आप लोग यहां पर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि अब मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, ये तो लाइन में देख करके बता सकता था क्योंकि नीचे दो जीरो दिख रहे थे, तो यह सभी तो कभी प्रमेय नहीं होती। मतलब यहां पे उत्तर मेरा नो आना फिक्स था, यहां पे तो नो आना मेरा फिक्स था, लेकिन ये बातें बताना भी आप मेरे लिए आवश्यक था कि आपके दिमाग में इफेक्ट आए। इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है और आई होप, मुझे भरोसा है कि मैंने सही बताया है, मुझे भरोसा है कि आपने समझा है। अगर आपको समझ में आया है तो आप जरूर बताइएगा, शो करिएगा, हमको बता दीजिएगा कि हाँ चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से जो समझाने की कोशिश थी मैंने की आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन पर आते हैं। अगली लाइन बड़ी बढ़िया लाइन है, आप लोग तुरंत बता सकते हैं इसको देख करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एक नंबर है आपके सामने और आप पढ़िए उसको। रूट 4 गुणे 16, रूट 4 गुणे 16 एक परिमेय संख्या होती है। रूट 4 गुणे 16 एक परिमेय संख्या होती है, क्या होगी ये मुझे बताइए। और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको कर देना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में सब बातें आ रही हैं तो जरूर लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। कोई भी पढ़ा रहा हूं, आप मेरी ही बात नहीं करिए, इस सबसे अप्रिसिएशन आता है, मैं बार बार आपसे कहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक किया करें, ठीक है। देखिए, रूट 4 गुणे 16 एक परिमेय संख्या होती है। पहली चीज, 16 चौके 64 आप जानते हैं, 64 का वर्गमूल 8 होता है, ये भी जानते हैं। मतलब इसका मूल मान या मूल जो होगा, या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी वो 8 होगी। ऐसे भी लिख सकते थे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 गुणे 4 8 होता है। मतलब 8 तो एक परिमेय संख्या ही है ना, तो यह मान यस है। आप थोड़े से इवैल्यूएशन से सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है जो कि रूट 4 गुणे 16 है, और 4 गुणे 16 64 होता है, 64 8 का वर्ग होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 8 आएगी जो एक परिमेय संख्या ही होती है। इसको बताइए, जीरो एक अपरिमेय संख्या है, यस आर नो, मुझे बताएं। आप सभी लोग बताने की कोशिश करें यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मेरे पास इसका उत्तर आपका आना चाहिए, आप जरूर कर सकते हैं इसका उत्तर। जीरो एक अपरिमेय संख्या होती है। जीरो के बारे में मैंने कितनी जानकारियां दी। पहली चीज तो मैं जीरो को कहां से सिद्ध कर चुका हूं। जीरो तो सीधा सीधा पूर्णांक में आ गया था, तो अपरिमेय कहां से सोच पाएंगे आप। जीरो पूर्णांक है, जीरो सम संख्या है, जीरो के बारे में अपरिमेय तो सोच ही नहीं सकते, तो जीरो परिमेय का बहुत बड़ा भाग है। जीरो का उपयोग हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए जीरो कभी अपरिमेय नहीं होगी। जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय है, पूर्णांक है,
एक सम संख्या है तो जीरो अपरिमेय का कोई चांस ही नहीं है, तो इसने एकदम साफ साफ गलत लिखा है। इसके इस स्टेटमेंट को हम सिरे से नकार देंगे, यह गलत है। जीरो एक परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, सम संख्या होगी, तो आप जीरो को अपने हिसाब से जस्टिफाई कर ले। फिलहाल इनकी लाइन गलत है, जो इन्होंने लिखा है कि जीरो अपरिमेय है वो गलत है। आगे मैं बढ़ता हूं, अगले लाइन पर आता हूं, 15वें नंबर पर। 15वां देखिए और मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, सम तथा विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होती है। सम तथा विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होती है। मैंने आपको समझाया था कि सम प्लस सम सम होता है, विषम प्लस विषम सम होता है, लेकिन सम और विषम का जोड़ हमेशा एक विषम संख्या ही होती है। एक विषम संख्या ही होती है, इसको आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगर हम किसी एक सम संख्या को विषम संख्या के साथ, मतलब दो विपरीत प्रकृति की संख्याओं को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तो हमेशा एक विपरीत प्रकृति, जो विषम प्रकृति या एक विषम संख्या हमको प्राप्त होगी। तो यह एक जनरल छोटा सा एक्सप्लेनेशन था जो आपने देखा। अब ध्यान से समझिएगा, जो मैंने अभी तक पढ़ाया मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। अब इसके आगे मैं बढ़ूंगा, इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे आपको पढ़ाते समय भी ये लाइनें बताई थी, ध्यान से देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर आपका समय मैं और लूंगा, आपका समय लूंगा और अपना समय दूंगा भी, दोनों बातें हैं। मैंने आपको अभाज्य संख्या के दौरान ये तीन बातें आपको समझाया था। एक कहा था कि रिलेटिव प्राइम होता है, एक मैंने कहा था को प्राइम होता है, एक मैंने कहा था ट्विन प्राइम होता है। रिलेटिव अर्थात सापेक्षित, को मतलब सह अभाज्य और ट्विन मतलब जुड़वा अभाज्य। तीन प्रकार की अभाज्य संख्याएं हम लोग यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के समूह से ज्ञात करते हैं या संख्याओं के किसी प्रकृति से ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा वक्त 10-5 मिनट का और 10-15 मिनट का लगेगा। आपका यह कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर लिखा हूं अबाउट प्राइम नंबर्स, मतलब अभाज्य संख्याओं के बारे में। एक हेडिंग अपनी कॉपी में आप लगा सकते हैं अगर आप लिख रहे हैं तो, नहीं तो सीधा सीधा आप शब्द लिख लीजिएगा अभाज्य संख्याओं के बारे में। मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले से बता रखा है कि इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। सबसे पहली लाइन, केवल दो गुणनखंड होते हैं क्योंकि वह संख्या स्वयं से कटती है, दो से कटती है, स्वयं से कटती है और एक से कटती है। जो संख्या स्वयं से और एक से कटती है वही अभाज्य है। आपने ये भी पढ़ा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बता रखा आप लोग को क्या होती है, दो होती है। ये बातें आपकी जानकारी में है। इतनी जानकारी के बाद इनकी कुछ विशेष जानकारियां हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्याओं के इन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने अभाज्य संख्याओं की तीन डेफिनेशन यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी है। ध्यान से देखिएगा। पहला मैंने आपको कहा था रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम। अब रिलेटिव प्राइम की डेफिनेशन और इनके शब्दों को सुनिएगा। इनको कहते हैं सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या। अब इनको अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बना के रखना होगा। अगर आप समझेंगे, अगर आप कंसंट्रेशन बनाएंगे तो परफेक्शन आपके अंदर आएगा। 100% आप इस फैक्ट को सीख पाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है मैं समझा पाऊंगा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, एक पेयर अर्थात जोड़ा बनाते हैं दो संख्याओं का, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा। ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन में लिख रहा हूं, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, पेयर, जोड़ा, जिनके मध्य या जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। मतलब दोनों संख्याएं एक दूसरे से रूढ़ हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात उनका एचसीएफ एक का है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं जो उन दोनों को एक दूसरे से कॉमन तौर पर काट सके। जैसे मान लीजिए कभी आप भिन्न देखिए, आपने लिखा है 5/10, आपको पता है कि 5 प्रत्येक को काट सकता है, 5 प्रत्येक को काट सकता है, 1/2 हो जाएगा। 3/5 लिखा है, देखिए क्या 3 या 5 के बीच कोई एक ऐसी संख्या है मध्य जो एक दूसरे को काट सके? कॉमन रूप से नहीं। तिनका एचसीएफ एक है अर्थात इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। दो कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, अगर उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक का है
तो वह दोनों संख्याएं रिलेटिव प्राइम कहलाती हैं, सापेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप सापेक्षित अभाज्य के लिए अभी तीनों को हम बहुत अच्छे से डिटेल कर देंगे, बस आप थोड़ा सा 2 मिनट वक्त दीजिएगा हमें, 5 मिनट का, 2 नहीं 5 मिनट का वक्त दीजिएगा, खूब समझ में आएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा आप लोगों को। बाद में आप खुद ही एक्सेप्ट करोगे, हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से। मैंने कहा कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा आप ले लीजिए जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, वह रिलेटिव प्राइम है, सापेक्षित अभाज्य संख्या है। अब आप इसमें जैसे मैंने कहा 3 लिया, मैंने 5 लिया। अब आप सोचिए दोनों अभाज्य हैं, दोनों अभाज्य हैं, इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 का, यह रिलेटिव प्राइम है। मैंने लिखा 1 और 5, अब इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है, यह भी रिलेटिव प्राइम है। यहां पर लेकिन एक बात समझ में आई कि 1 जबकि अभाज्य नहीं है, सोचिए 1 अभाज्य है नहीं है, मतलब उन संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, उन संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का होना जरूरी है। 3 और 8 को लिखा मैंने। अब सोचिए 3 अभाज्य है, 8 अभाज्य नहीं है, क्या ऐसी कोई कॉमन संख्या जो दोनों को काट सके? नहीं, यह भी एक अभाज्य संख्या है और सह अभाज्य संख्याओं का यह एक पेयर जो है वह रिलेटिव प्राइम नंबर का पेयर है। तो रिलेटिव प्राइम नंबर के लिए आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जिनके बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड की तरह हो। मतलब एक ऐसी संख्या को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ हो गया कि कुछ भी उनको कॉमन रूप से विभाजित ना कर पाए, उनको हम कहेंगे रिलेटिव प्राइम। इनमें मैंने आपको सिद्ध कर दिया, बताया कि इनके दोनों का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, बस उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का होना जरूरी है, 1 के अलावा कुछ ना हो। अगला शब्द देखिएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को ध्यान से समझिएगा। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। देखिए ध्यान से, डिफिनीशन ऐसे किताबों में लिखी होती है, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है, 1 हो, वह आपका सह अभाज्य कहलाता है। अब आपको यह चीज समझ लेना चाहिए कि कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे तो उनके बीच तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही आएगा ना। मतलब क्या कुछ ऐसा है जो दोनों को काट सकता है? संभव नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 है, 15 है, 11 है, 17 है। तो इनमें से कह सकते हैं इस तरह से कुछ भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा ले लिया जाए तो वह को प्राइम अर्थात सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां पर पहली कंडीशन, दोनों का अभाज्य होना जरूरी है और बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हमको पता है कि अगर दोनों अभाज्य हैं तो उनके बीच एक गुणनखंड कॉमन रहेगा, बस एक के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आप यहां पर इस लाइन को दिमाग में ही मत रखिए, आप बस मेरी इस शब्द को दिमाग में रखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं क्योंकि उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का होता है। एक दूसरा डिफिनीशन हो गया। तीसरा देखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम को आप समझिएगा, इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब इसकी लाइन, इसकी डिफिनीशन सुनिएगा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 का हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 का हो। अब सुनिए, दो अभाज्य संख्याएं लीजिए जिनके बीच 2 का अंतर हो। देखिए कंडीशन समझिएगा, पहली चीज तो अभाज्य हो, फिर अभाज्य होने के बाद उनके बीच का अंतर 2 का हो। जैसे 2 और हमने लिखा 3 और 5, मैंने लिखा 3 और 5, मैंने लिखा 5 और 7, मैंने लिखा 11 और 13, मैंने लिखा 17 और 19। अब सुनिए, ये जितनी अभाज्य संख्याएं जब पेयर आप ले रहे हैं इनके बीच कॉमन गुणनखंड तो 1 का ही है। इन सभी का अंतर क्या है? 2 का है। इन सभी का अंतर 2 का है। आपने 3 लाइन पढ़ी है, 3 डेफिनेशन पढ़ी है। दो संख्याएं ऐसी जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का हो, मतलब कोई एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, चाहे संख्याएं जैसी हो, वो आपके रिलेटिव कहलाएंगी। फिर हमने बताया को प्राइम नंबर। को प्राइम में मैंने आपसे कहा कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, वो आपकी को प्राइम नंबर कहलाएंगी क्योंकि उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का ही आएगा। फिर मैंने कहा दो ऐसी अभाज्य संख्याएं ले लीजिए जिनके बीच का अंतर 2 है,
वह संख्याएं आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या अर्थात ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब हम तीनों को समझेंगे और प्लीज आप सभी लोग अब इधर अपना फोकस बनाइएगा। मैंने 3 प्राइम के बारे में डिस्कस किया है। रिलेटिव प्राइम, ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव को आपने सापेक्षित कहा है। को प्राइम खूब देखिए, फैक्ट यहां से क्लियर होगा। ट्विन प्राइम, मेरी बात को समझिएगा और यहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और बताइएगा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा। मैंने देखा कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है, वो आपकी कौन सी संख्याएं हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर है। हमने कहा दो अभाज्य संख्याएं अगर हम ले लें, दो अभाज्य संख्याएं ले लें, चाहे उनके बीच का अंतर कुछ भी हो चाहे ना हो, उससे कोई अर्थ नहीं, वो सभी को प्राइम नंबर है। दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 का हो, वह आपकी ट्विन प्राइम नंबर है। अगर आप ही सोचो, अगर वह ट्विन प्राइम है तो क्या को प्राइम होंगी कि नहीं होंगी? यस होंगी। मतलब अगर वह जुड़वा अभाज्य हैं तो सह अभाज्य होंगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होंगी बताइए? इसलिए होंगी, अभी देखिए जुड़वा है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से कुछ लोग हिंदी के लिए सोचते हैं, इसको हम सापेक्षित कहेंगे। आप दिमाग में रखिएगा इन फैक्ट्स को। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए वह जुड़वा अभाज्य संख्या है तो क्या वह को प्राइम नंबर होगी? यस जरूर होगी। अगर वह को प्राइम नंबर है तो क्या वह रिलेटिव होगी? यस होगी, स्पष्ट होगी। इसका मतलब अगर वह ट्विन प्राइम नंबर है तो क्या वह रिलेटिव होगी? यस स्पष्ट होगी। मतलब अगर उनके बीच का अंतर 2 का है तो वो ट्विन प्राइम है, मतलब जुड़वा अभाज्य है। तो जुड़वा है तो अभाज्य तो है ना, तो इसका मतलब सह अभाज्य भी है। और अगर सह अभाज्य है तो रिलेटिव भी है, क्योंकि रिलेटिव में अभाज्य भी होना जरूरी नहीं होता है। रिलेटिव में कोई दो संख्या है जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का हो, वह आपका क्या हो जाता है? उनके बीच का गुणनखंड 1 का हो तो वह आपका रिलेटिव प्राइम हो ही जाता है। आप इसके लिए क्लियर रहिएगा। फिर रिवर्स आता हूं, क्या सभी सापेक्षित अभाज्य को प्राइम हैं? आप कहोगे सर नहीं है। कहां से होंगी भाई? वो तो उसमें जैसे हमने 1 और 5 को भी लिखा था, 3 और 8 को भी लिखा था, तो दोनों तो प्राइम ही नहीं थे, तो कैसे को प्राइम हो पाएंगी? को प्राइम के लिए प्राइम होना जरूरी है, अर्थात सह अभाज्य के लिए अभाज्य होना जरूरी होता है। अगर वो सह अभाज्य हैं क्या सभी, तो क्या वह सब जुड़वा होंगी? कैसे हो पाएंगी? 5 और हम 11 ले लें तो सह अभाज्य तो हैं, लेकिन जुड़वा है नहीं, क्योंकि अंतर 2 का नहीं है। इसका मतलब सभी सापेक्षित क्या जुड़वा होंगी? आप कहोगे नहीं, ये नहीं होगा। मतलब अगर हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी तो सबने कहा यस होंगी, लेकिन ऊपर से नीचे के आने की बात की तो हमने कहा सब नहीं होंगी। आप समझने की कोशिश करो, मैंने 3 लाइन यहां पर लिखी है, ठीक है, 3 लाइन लिखी है। मैंने रिलेटिव लिखा है, मैंने को प्राइम लिखा है, मैंने ट्विन प्राइम लिखा है। मैंने आपको साफ साफ कहा, जैसे एग्जाम्पल की भी बात करूंगा तो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने 3 और 5 को लिया। अब सोचिए 3 5 ट्विन प्राइम है, यस। क्यों है? क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 का है। साथ साथ ये प्राइम है, को प्राइम है, यस को प्राइम भी है। साथ साथ ये रिलेटिव है, यस बिल्कुल है, क्योंकि दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है। जबकि अगर मैं चलो सापेक्षित, मान लीजिए मैंने लिखा 1 और 5। अब सोचिए 1 5 है, क्या यह को प्राइम होगा? नहीं होगा। क्या अगर, अब तो रिलेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसे मैंने लिख दिया 5 और मैंने 11 लिख दिया, सोचिए क्या यह को प्राइम है? यस। रिलेटिव तो होगा, लेकिन क्या यह ट्विन प्राइम होगा? कहोगे नहीं, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 का है, नहीं है, इसलिए नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। मैंने तीनों लिख दिया, मैंने लिख दिया रिलेटिव, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, यस नो में आप उत्तर बताइएगा। मैंने लिख दिया को प्राइम, हिंदी में आप जानते हैं। फिर मैंने लिखा ट्विन। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप सभी लोग यस आर नो में उत्तर दीजिएगा। यस आर नो में आपके साथ ही डिस्कस करूंगा। मैं यहां पर कुछ पेयर ले रहा हूं, उन पेयर्स के बारे में बताइएगा वो क्या है। जैसे मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा यहां पर 3 और मैंने लिख दिया 10, 3 और 10। क्या यह रिलेटिव प्राइम है? यस। 3 और 10 रिलेटिव प्राइम है, यस। क्या यह को प्राइम है? सह अभाज्य है? नहीं, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या यह ट्विन प्राइम है? आप कह दो कि नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान से समझिएगा। फिर ऐसे मैंने लिखा 11 और 17, 11 और 17। अब क्या यह रिलेटिव प्राइम है? यस, क्योंकि दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है। क्या यह को प्राइम है? आप कहोगे यस, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड का 1 का है। दोनों अभाज्य भी हैं, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है। क्या यह ट्विन प्राइम है? आप कहोगे सर नहीं है, क्योंकि इनके बीच अंतर 2 का है। नहीं है, 2 का अंतर नहीं, इसलिए नहीं है। फिर मैंने लिखा
41 और 43, चलिए 41 और 43। अब आगे बढ़िएगा, इसके बारे में बताइए, क्या यह रिलेटिव है? दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है, इसलिए रिलेटिव है। क्या यह को प्राइम है? दोनों अभाज्य संख्याएं, इसलिए यह को प्राइम है। क्या यह ट्विन प्राइम है? इनके बीच का अंतर 2 का है, इसलिए ट्विन प्राइम भी है। अब सोचिए, जो ट्विन प्राइम था वह को प्राइम भी था, मतलब जो जुड़वा अभाज्य था वह सह अभाज्य भी था और सापेक्षित अभाज्य भी था। जो केवल सह अभाज्य था वह सापेक्षित तो था लेकिन जुड़वा नहीं था। जो केवल जुड़वा था वो केवल जुड़वा ही था, सॉरी, जो केवल सापेक्षित था वह केवल सापेक्षित ही था, ना तो वह सह था ना तो वह जुड़वा था। ये है फैक्ट। आप इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में एज ए पेयर प्राप्त करेंगे। आपको निर्देशित करना होगा कि वह संख्याएं क्या हैं, वह जोड़े क्या हैं, वह जुड़वा अभाज्य हैं कि सह अभाज्य हैं कि ट्विन प्राइम नंबर हैं। संभवतः आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया है तो आप जरूर बताइएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने बताने की कोशिश करी है वो आपको आया होगा, वो समझा होगा आप लोगों ने। कहीं कोई कमियां हुई होगी तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन प्रयास मेरा पूरा था कि मैं आपको हर चीज हर बात एक्सेप्ट समझा सकूं, स्पष्ट कर सकूं। इसी प्रयास के साथ, इसी भावनाओं के साथ मैं आज का सेशन आपका यहीं समाप्त करूंगा। यूपी टेट, सुपर टेट, इन तरह की परीक्षाओं के लिए संस्थान आपके लिए तटस्थ है, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार है, वो कर रहा है, और आप सभी लोग भी जुड़े हुए हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते होंगे, समझते होंगे। मैं फिर से ऐसे ही सेशन लेकर आपके सामने आता रहूंगा। आप सभी के स्नेह के लिए, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।